हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आज के सेशन में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों से करेंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे झारखंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में अभी क्या कुछ चल रहा है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इस क्लास से आप लोग ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के बारे में समझ पाएंगे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या कुछ हो रहा है उस चीज के बारे में भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, तो फिर इस क्लास को एंड तक देखें। और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे, देन उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में समझेंगे और जब हम लोग करंट अफेयर्स को समझ जाएंगे तो उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में देखेंगे। इससे आपको ओवरव्यू दो चीजों का पता चलेगा। पहली चीज कि जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग समझे, जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग बात किए, क्या वो करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको ओवरव्यू पता चलेगा कि हाँ, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये रहा आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में रांची स्थित सीयूजे, अब रांची स्थित सीयूजे का मतलब क्या है? सीयूजे का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। रांची में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पे है? रांची में, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। उस झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 8 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है, ठीक है। तो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 8 स्टूडेंट्स का चयन किया गया है। यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये रहा आज का पहला करंट अफेयर। तो आप सबसे पहले हेडिंग जो है वो पढ़ सकते हैं। ये है आज का हमारा पहले करंट अफेयर का हेडिंग कि रांची में है सीयूजे, जिसे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं, और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 8 छात्रों का जो चयन है वो ताइवान छात्रवृत्ति के लिए किया गया है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कितने स्टूडेंट्स? टोटल 8 स्टूडेंट्स का क्या किया गया है? ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। यानी ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जो खर्चा है वो ताइवान गवर्नमेंट उठाएगी और ताइवान जो है वो मतलब ताइवान जो है वो खर्चा करेगी इन स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर बात करें कहां के, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो ये आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का ऑफिशियल साइट देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो गूगल में सर्च करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिशियल साइट में विजिट करके आप सभी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की। तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो वर्ष 2009 में किया गया था। इसके अगर हम लोग चांसलर की बात करेंगे तो जय प्रकाश लाल इसके चांसलर हैं और प्रोफेसर खिस्ती भूषण दास इसके वाइस चांसलर हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, ठीक है।
अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप जब भी झारखंड के किसी विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं, जिसे रांची विश्वविद्यालय की बात करें, हम लोग विनोद बिहारी महातो विश्वविद्यालय की बात करें, हम लोग सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की बात करें, हम लोग कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करें, हम लोग नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की बात करें, तो सर आप कहते हैं कि इन विश्वविद्यालय का या फिर झारखंड में कोई भी विश्वविद्यालय है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर वो सरकारी है तो उसके चांसलर कौन होंगे? झारखंड के गवर्नर होंगे। लेकिन सर इसके चांसलर तो झारखंड के गवर्नर ही है, तो क्या सर सिनेरियो रहा है? आइए समझते हैं। झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, समझिए चीजों को, झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका संचालन जिसे किसके द्वारा चलाया जाता है? झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, उस यूनिवर्सिटी का चांसलर यानी उस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होंगे? तो झारखंड के गवर्नर होंगे। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। लेकिन ये जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड देख रहे हैं, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय देख रहे हैं, इसका संचालन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मोदी गवर्नमेंट ही झारखंड में भी है, सॉरी सेंट्रल में अभी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसका संचालन करती है। इसीलिए सीपी राधाकृष्णन या फिर झारखंड के गवर्नर इसके चांसलर नहीं होते हैं। तो प्रोफेसर जयप्रकाश लाल इसके चांसलर हैं, प्रोफेसर खिस्ती भूषण दास इसके वाइस चांसलर हैं और इसके चांसलर जयप्रकाश लाल। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को याद रखें। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में किया गया था और आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में सभी चीजों को देख पाएंगे। आप नाम भी देख सकते हैं, तनिया छाया, नीरज कुमार, अमरेंद्र कुमार, करण कुमार, कुमारी श्रुति, तो इन सभी का आप लोग नाम भी देख सकते हैं। टोटल 8 छात्र हैं जिनका चयन जो है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। तो आप चाहें तो इस रिटन फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपने नोट्स बना पाएंगे, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर आलम, इन्हें जो है वो जेल भेज दिया गया है। तो आइए आलमगीर आलम से रिलेटेड क्या कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए देखते हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आप लोगों से इनसे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की। तो कांग्रेस के ये मंत्री हैं आलमगीर आलम, झारखंड सरकार में कैबिनेट में इनको जगह मिली थी और झारखंड कैबिनेट में ये मंत्री जो है वो हैं। ठीक है, आलमगीर आलम को अभी जेल भेज दिया गया है, क्योंकि पता होगा आप लोगों को भी, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इनके पीए के जो नौकर थे उनके पास से लगभग 35 करोड़ का जो अमाउंट है वो कैश मिला था ईडी को। ठीक है, और इसी जांच के दौरान इन्हें दोषी पाया गया और जब इन्हें दोषी पाया गया तो इन्हें जो है अभी जेल भेज दिया गया है। फिलहाल हम लोग ये क्या कुछ करते हैं क्या कुछ नहीं करते हैं उसके बारे में बात ना करके हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन्हें जो है फिलहाल भेज दिया गया है कहां पे? तो जेल में। ये आप देख सकते हैं ईडी को लगभग इतने मात्रा में कैश जो है मिला है और इसका टोटल जो है अमाउंट है लगभग 35 करोड़ के समथिंग जो है वो मानी जा रही है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग झारखंड कैबिनेट की, तो झारखंड कैबिनेट में भी आलमगीर आलम का जगह मिली है, झारखंड कैबिनेट में ये मंत्री है। तो झारखंड कैबिनेट में टोटल जो है अभी 11 मंत्री हैं। कितने मंत्री हैं? 11। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड कैबिनेट में टोटल कितने मंत्री हो सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के कैबिनेट की बात करें तो उस राज्य की विधानसभा में जो टोटल सीट है उसका 15% मैक्सिमम कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। जैसे अगर किसी राज्य में 100 विधानसभा की सीटें हैं तो इसका 15% कितना होगा? 15। तो इसका 15% होगा 15। तो उस राज्य की विधानसभा में 100 सीटें हैं तो उस राज्य की कैबिनेट में उसका 15% यानी लगभग 15 मंत्री जो है वो
हो सकते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, या फिर झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य होते हैं। उसका अगर हम लोग 15% निकाले तो लगभग ये 12 के करीब निकल कर आता है। ऑलमोस्ट आप लोग 12 मान के चलिए। तो झारखंड कैबिनेट में टोटल जो मंत्री हैं वो 12 हो सकते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड कैबिनेट में मैक्सिमम कितने मंत्री रह सकते हैं या फिर कितने मंत्री झारखंड कैबिनेट का सदस्य बन सकते हैं, तो 12 मंत्री। फिलहाल झारखंड कैबिनेट में अभी 11 मंत्री हैं, जिसमें से जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 मंत्री हैं, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की 1 मंत्री हैं और कांग्रेस के 4 हैं। ठीक है, और कांग्रेस के जो 4 हैं, इन्हीं 4 में से एक जो है वो आलमगीर आलम है। ठीक है, अगर झारखंड असेंबली की बात करें, झारखंड विधानसभा की बात करें, तो अभी आप लोगों को बताया गया कि झारखंड विधानसभा में टोटल जो है वो 81 सीट है, जिनमें से जेएमएम की बात करें और बीजेपी की बात करें तो जेएमएम के पास 51 सीटें हैं झारखंड विधानसभा में और बीजेपी के पास 30 सीटें हैं। तो आप इन सीटों का बंटवारा भी देख सकते हैं, कौन से पार्टी के पास कितना है। जेएमएम के पास कितने हैं? 51 है। अगर आप झारखंड में सरकार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 41 सीटों की जरूरत होगी। कितनी? 41 सीटों की। यानी अगर किसी पार्टी के पास 41 सदस्य होंगे, 41 सीट होंगी, तो वो झारखंड में मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना सकता है। अगर हम लोग जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के पास 51 सीटें हैं, तो जेएमएम जो है वो झारखंड में सरकार बनाई है और वर्तमान समय में जेएमएम की सरकार झारखंड में चल रही है, जिसके पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के मंत्री बनते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किनके बारे में? आलमगीर आलम के बारे में। तो ये ग्रामीण विकास मंत्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। किस विधानसभा क्षेत्र से? तो आलमगीर आलम जो है वो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इनके उम्र कितना है? 69 ईयर इनका उम्र है और ये किस पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो आप इनके बारे में भी डिटेल में देख सकते हैं, आलमगीर आलम के बारे में। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आलमगीर आलम के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है कि आलमगीर आलम जो है वो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ठीक है, 2000 में, सन 2000 में ये झारखंड विधानसभा का सदस्य बने थे। सन 2000 में झारखंड विधानसभा के ये सदस्य बने थे। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे बात करते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? आइए आगे बात करते हैं। क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में मानसून का प्रवेश होगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश में यानी भारत में मानसून का प्रवेश जो है वो हो चुका है, मानसून भारत में एंटर कर चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि 15 या फिर 16 जून तक झारखंड में भी मानसून जो है वो एंटर कर जाएगा, यानी मानसून जो है झारखंड में भी प्रवेश हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी भी बहुत जोरों शोरों से दे रही है और अगर मानसून झारखंड में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं गर्मी से बहुत राहत मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो मानसून के बारे में भी एग्जाम में कई चीजें पूछी जाती है आप लोगों से। क्या क्या पूछा जाता है कि झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है, झारखंड में कब मानसून प्रवेश करता है, झारखंड में कब तक मानसून रहता है, झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है। तो इन चीजों के बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल मानसून की बात करेंगे, आइए मानसून के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि झारखंड में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी साउथ वेस्ट मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। साउथ वेस्ट मानसून की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा झारखंड रहा और आप यहां पे देखेंगे 15 जून यहां पे लिखा हुआ है, जो कि झारखंड को जा रहा है। तो झारखंड में जो मानसून प्रवेश करता है वो 15 जून को प्रवेश करता है, ऐसा एवरेज हम लोग मान के चलते हैं। किसी साल ये 12 जून होता है, कभी ये 18 जून होता है, तो हम लोग एवरेज लेके चलते हैं कि 15 जून को हर साल झारखंड में मानसून जो है वो प्रवेश करता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून से, अगर आप ये तस्वीर अच्छे से देख पाएंगे तो आप देखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में जो वर्षा होती है वो ज्यादातर होती है। ठीक है, किस मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, आइए उसके बाद आप लोगों से कई चीजें और पूछी जाती है। क्या? कि झारखंड में
कब तक मानसून रहता है? तो 15 जून तक, 15 जून से झारखंड में मानसून प्रवेश करता है, जो कि कब तक? 15 सितंबर तक रहता है। तो अगर बात करें झारखंड में मानसून कब तक रहता है? 15 सितंबर से। झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? तो हजारीबाग जिले में झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? हजारीबाग में। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा के ये पूछा जाए कि झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो नेतरहाट में। कहां पे? नेतरहाट में। तो आप यहां पे सभी डिटेल्स देख पाएंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। 15 जून से ऐसा माना जाता है कि झारखंड में मानसून जो है वो प्रवेश करता है, जो कि 15 सितंबर तक रहता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जिन चीजों के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। देश के 100 सबसे पिछड़े प्रखंडों में नल जल योजना को लागू करने वाले जिलों में झारखंड के भी 14 प्रखंड शामिल है। प्रखंड का मतलब क्या होता है? प्रखंड का मतलब है ब्लॉक। यानी देश के ऐसे 100 ब्लॉक जहां पे नल जल योजना को लागू किया जा रहा है, उसमें झारखंड के 14 ब्लॉक शामिल है। और ये 100 ब्लॉक कौन से हैं? ये सबसे पिछड़ा ब्लॉक है, जहां पे नल जल योजना अच्छे से लागू नहीं हो पा रही है। जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना अच्छे से लागू नहीं हो रही है। तो वैसे देश के 100 जिले हैं, जिसमें से झारखंड के भी देश के 100 ब्लॉक हैं, जिसमें झारखंड के 14 ब्लॉक हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें नल जल योजना की, तो आप लोगों को नल जल योजना या फिर जल जीवन मिशन के बारे में पता होना चाहिए। जल जीवन मिशन को 2019 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। जल जीवन मिशन के तहत यह टारगेट रखा गया था कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल को पहुंचाया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत यह टारगेट रखा गया था कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल जो है वो पहुंचाया जा सके। 2019 में, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये जो लागू सबसे पिछड़े जहां से अच्छे से लागू नहीं हो रहा है, वो 100 सबसे पिछड़े ब्लॉकों में गढ़वा जिले के 2 ब्लॉक है, पाकुड़ जिले के 3 ब्लॉक है, साहेबगंज जिले के 3 ब्लॉक है, पलामू का 3, जामतोड़ा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक ब्लॉक है। तो आप लोग देख सकते हैं गढ़वा जिले के कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक। पाकुड़ जिले के कितने ब्लॉक है? 3 ब्लॉक। साहेबगंज जिले के भी 3 ब्लॉक। अगर बात करें हम लोग पलामू की, तो पलामू जिले के भी 3 ब्लॉक। जामतोड़ा, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम, इन 3 जिलों के एक ब्लॉक है। ठीक है, तो टोटल झारखंड के कितने ब्लॉक हैं? 14 ब्लॉक हैं। क्लियर? क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप सो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी डिस्कस किए, जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग समझे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि आपको करंट अफेयर्स समझ में आया है कि नहीं आया है। साथ ही साथ आप लोग ये भी ओवरव्यू ले सके कि एग्जाम में किस तरीके से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों का चयन ताइवान छात्रवृत्ति के लिए किया गया है? तो झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का जो चयन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? अभी आप लोगों को बताया गया, क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन सी, सीयूजे झारखंड। क्या होगा? सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कितने छात्रों का जो चयन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। तो अभी हम लोग देखें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। कितने स्टूडेंट्स का? तो सही आंसर होगा 8 स्टूडेंट्स का। ऑप्शन डी में है 8, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आगे बात करते हैं, आइए। अच्छा,
आगे बात करने से पहले आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देख रहे हैं, जो भी कंटेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। सीयूजे का स्थापना किस वर्ष किया गया था, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना 2009 में। अभी हम लोग देखें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2009। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आलमगीर आलम झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो ये आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि आलमगीर आलम जो है वो झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पाकुड़। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं आलमगीर आलम, कांग्रेस पार्टी के ये मंत्री हैं। ठीक है, चलिए, किस मानसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है? कौन से मानसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है? तो हम लोग देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो हजारीबाग जिले में। हजारीबाग यानी हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, आइए, सामान्यतः झारखंड में कब मानसून का प्रवेश जो है वो माना जाता है? तो मानसून का प्रवेश झारखंड में सामान्यतः कब माना जाता है? हम लोग कब ऐसा मानते हैं कि झारखंड में मानसून प्रवेश करता है? 15 जून को। क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 15 जून। ठीक है, 15 जून को झारखंड में मानसून प्रवेश करता है और हम लोग मानते हैं कि 15 सितंबर तक झारखंड में मानसून जो है वो रहता है। ठीक है, देश में नल जल योजना को लागू करने में पिछड़े प्रखंडों में झारखंड के कितने प्रखंड है? जल जीवन मिशन के तहत जो नल जल योजना चलाई जा रही है, जिसका टारगेट ये है कि देश के हर एक घर में स्वच्छ पेयजल को पहुंचाया जा सके, इसमें पिछड़े प्रखंडों में, पिछड़े ब्लॉक में झारखंड के कितने ब्लॉक हैं? तो झारखंड के 14 ब्लॉक हैं। अभी हम लोग देखें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अभी हम लोग देखें कि किस तरीके से एग्जाम में आप लोगों से करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और ना केवल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बल्कि उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन स्थित है? तो झारखंड का जो टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया में से कितने एरिया में वन है, यानी फॉरेस्ट है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29.76%। ऑप्शन ए। आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड का जो टोटल एरिया है उसके 29.76% एरिया पर वन है। झारखंड में वन कितना है? तो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में झारखंड में वन है। कितना? 23,721 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में झारखंड में वन है। झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, जो कि इसका लगभग 29.76% बन रहा है। ठीक है, तो झारखंड का 29.76% यानी ऑलमोस्ट हम लोग 30% मान के चलते हैं कि झारखंड के 30% एरिया पे वन है। ठीक है, ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के कितने स्कूल का चयन जो है वो किया गया है? क्या होगा सही आंसर? एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के कितने स्कूल का चयन किया गया है। 325 स्कूल ऑप्शन ए, 343 स्कूल ऑप्शन बी, 243 स्कूल ऑप्शन सी, या फिर 568 स्कूल ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल में पता हो, अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप थोड़ा और डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। और अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं,
हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।